हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आएंगी जो हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना उन टर्म्स में। तो वो टर्म्स हम पहले ऑल ओवर डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी आ सकती है हमारे आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। आज का पॉइंट क्या है? जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी यानी कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती हैं मेनली जेनेटिक्स में। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म यहां आती है ट्रेट। ठीक है, ट्रेट क्या होता है? अगर ट्रेट को वर्डिंग में मैं समझाना चाहूं तो ट्रेट है फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की फॉर्म है। ठीक है, कोई भी एक कैरेक्टर जिसको लेकर के हम स्टडी करेंगे उसकी फॉर्म होती है ट्रेट। अब समझने के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू देखो। जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट की हाइट है, देखो प्लांट है, ये तो ऑर्गेनिज्म हो गया। प्लांट की हाइट है, प्लांट की हाइट है। ये हाइट क्या है प्लांट का? एक कैरेक्टर ही तो है, प्लांट का एक कैरेक्टर ही तो है हाइट, कैरेक्टर है। ठीक है, अब कैरेक्टर दो तरह का हो सकता है। कैरेक्टर की दो फॉर्म्स होती हैं। दो फॉर्म्स कौन कौन सी? एक तो कैरेक्टर हाइट जो है, मतलब हाइट में ऑर्गेनिज्म टॉल हो सकता है। ठीक है, एक हाइट में ऑर्गेनिज्म ड्वार्फ हो सकता है, यानी लंबा और बौना। ठीक है, तो ये हाइट कैरेक्टर जो है उसके दो फॉर्म होगी, दो टाइप्स होगी। अब कैरेक्टर की फॉर्म को हम लोगों ने क्या कहा? ट्रेट। तो ये क्या है? ये हैं ट्रेट, ये हैं ट्रेट, ये हैं ट्रेट। अब ट्रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है जीन्स की हेल्प से। ट्रेट रिप्रेजेंट किए जाते हैं जीन की हेल्प से। अब देखो, मैं टोल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां जीन लेता हूं कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी। जीन हमेशा दो जीन की दो फॉर्म होंगी जो एक साथ आएंगी। ठीक है, क्लियर है? और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल टी से। ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से किसी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझने के लिए ये याद रख लेना। तो ये क्या है? ट्रेट को रिप्रेजेंट किया है हम लोगों ने जीन की फॉर्म में। तो ये क्या है? ये है जीन, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। समझ रहे हो ना? अब जीन की भी आगे दो फॉर्म होती हैं। देखो हम लोगों को दिख रहा है, एक जीन दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, एक जीन दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये दो फॉर्म बनती हैं हर जीन की। जैसे इसकी एक फॉर्म तो ये है और एक ये है, इसकी एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म ये है। ये जो जीन की फॉर्म है, जैसे ट्रेट कैरेक्टर की फॉर्म था, इसी तरह जीन की फॉर्म को क्या कहा जाता है? जीन की फॉर्म के लिए वर्ड यूज होता है एलील। एलील, ये क्या है? ये क्या है? एलील है। ये क्या है? एलील। अब यहां खत्म नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। इतना समझ लो कि देखो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की फॉर्म होती है ट्रेट, ट्रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है जीन से, जीन की फॉर्म होती है एलील। ठीक है, ये जस्ट एक समझाने के लिए पॉइंट था। प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर की दो फॉर्म होती है टॉल, ड्वार्फ। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है जीन्स की हेल्प से, और जीन की भी फॉर्म होती है एलील। ये तुम लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, बाहर जा रहा है तो देखो ये क्या है? ये जो जीन है इसको फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी जीन की भी फॉर्म बताई गई है, और ये फॉर्म होती है एलील। एलील, क्लियर है? अब समझ आ रहा है? चलो, तो देखो हाइट जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की दो फॉर्म जो ट्रेट है, ट्रेट रिप्रेजेंट किया जाता है जीन से, और जीन की फॉर्म है एलील। समझ गए ना? तो इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहली टर्मिनोलॉजी ट्रेट है फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। समझ रहे हो? क्लियर है? चलो
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। देखो अगर सेकंड की बात करूं, सेकंड टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो एक टर्म आती है फिनोटाइप। फिनोटाइप, ठीक है, काफी बार सुनने को मिलेगी ये टर्म तुम लोगों को यहां। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है ये बताता है उसका फिनोटाइप। फिर एक टर्म और आती है, ठीक है, जिसे कहा जाता है जीनोटाइप। जीनोटाइप, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप बताना हो तो जीनोटाइप होता क्या है? जीनोटाइप होता है उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप, ठीक है, कि उसका जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का है, जेनेटिक फॉर्मेशन किस तरह का है, समझ गए, उसके जीन्स किस तरह रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये जेनेटिक मेकअप जीनोटाइप कहलाता है। तो देखो पहली टर्म ट्रेट, फिर फिनोटाइप और फिर जीनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप में कभी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग टर्म हैं, ठीक है। फिनोटाइप, फिनो को याद रख लो, फोटो से फोटो क्या होती है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ही तो बताती है, अंदर से कोई थोड़ी बताती है यहाँ लीवर है, यहाँ फेफड़ा, यहाँ लहसुन वगैरह सब कुछ है। तो देखो जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, हमारे अंदर जीन का फॉर्मेशन या जीन की फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट की गई है वो जीनोटाइप होता है। क्लियर है ना? तो ये तीन टर्म्स हुई, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म डिस्कस करने वाले। क्लियर है? हो गया? चलो, ये तीन टर्म्स हुई। अब और टर्मिनोलॉजी कौन सी है जो इस चैप्टर में हम काफ़ी बार यूज़ करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेट, ट्रेट को रिप्रेजेंट किया जीन से और जीन की फॉर्म होती है एलील। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं जीन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे वो है फोर्थ, जीन क्या होता है। जीन क्या होता है? देखो जीन जो टर्म है ये टर्म किसने दी थी? टर्म गिवन बाय जॉनसन। जॉनसन ने दी थी टर्म जीन। तो फिर जॉनसन ने तो बहुत आगे चल करके टर्म जीन बताई थी। मेंडल ने जो डिस्कवरीज की उसमें उन्होंने इसी जीन को कहा फैक्टर, या एक तरह से हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट। तो मेंडल कॉल्ड these genes, मेंडल ने इन जीन्स को क्या कहा? फैक्टर। मेंडल ने जीन्स को क्या कहा? फैक्टर। मेंडल ने कहा कि मुझे नहीं पता पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं इनहेरिटेंस में, मैं नहीं जानता वो है क्या, तो मैं उन्हें नाम दे रहा हूं फैक्टर, ठीक है। जीन होता क्या है? जीन अगर मैं वर्डिंग में बताऊं तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी इनहेरिटेंस की इकाई है, यूनिट है, समझ गए कि फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट पॉइंट कि ये बना हुआ होता है मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए का बना हुआ होता है, ठीक है, डीएनए का बना हुआ होता है जीन, समझ रहे हो। और लोकस इसकी पोजीशन है, याद है ना, हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था ये पॉइंट, ठीक है। तो ये डीएनए का बना हुआ है। अब यहाँ दो टर्म्स कई बार पूछ ली जाती हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी दे दिया गया है कई बार तो इन पर। तो देखो क्या है, एक सेंटेंस आता है कि ऑल जीन्स
ऑल जीन्स आर डीएनए, कि सभी जीन डीएनए हैं, ठीक है, और ऑल डीएनए आर जीन। पहले टर्म इन्होंने कहा है पहले सेंटेंस में कि सभी जीन डीएनए के बने हुए होते हैं, ठीक है, सभी जीन डीएनए हैं। सेकंड में कहा कि सारा का सारा डीएनए जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, सारा डीएनए जीन है। तो कौन सा इसमें से सही होगा, कौन सा गलत होगा, यही पूछा जाता है, इसी पे क्वेश्चन आता है। तो देखो इसमें से अगर मैं कहूं तो ऑल जीन्स आर डीएनए, ये बात बिल्कुल 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 सही है, ठीक है, सारे के सारे जीन डीएनए के बने हुए होते हैं। और ऑल डीएनए आर जीन, ये बात भी बिल्कुल 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 भी सही नहीं है, ये बात गलत है, ठीक है, कि जीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ना ही, ऐसा ना ही होता है, ठीक है। तो सेकंड टर्म जो डीएनए को जीन बताया वो गलत है और जीन को डीएनए बताया वो सही है। ये बात हुई अपने जीन की, समझ रहे हो ना, क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर और टर्म्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, जल्दी, अत्यंत, तुरंत, हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म कौन सी देखने को मिलती है अपने को? तो देखो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे हम लोगों ने कहा था कि ये जीन की फॉर्म होती है, यानी एलील होती है, ठीक है, इसे एलील या फिर एलीलोमॉर्फ कहा जाता है, एलीलोमॉर्फ, एलील या एलीलोमॉर्फ, ठीक है। ये क्या होते हैं? एलील या एलीलोमॉर्फ अगर वर्डिंग में समझाना चाहें हम लोग तो मैं कहूंगा ये है फॉर्म ऑफ जीन, जीन की ही टाइप है, ठीक है, जीन की ही फॉर्म है, समझ रहे हो, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, जीन की फॉर्म है तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी? पोजीशन की अगर बात करें तो देखो प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे जीन्स, तभी उन्हें एलील कहा जाएगा, समझ रहे हो। अब कैसे प्रेजेंट होगे, ना तुम्हें सेम लोकस का पता ना होमोलोगस का पता। तो देखो हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम लोग क्रोमोसोम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रोमोसोम कितने अपने अंदर है? अपने अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम कितने हैं बे? क्रोमोसोम है 46, ठीक है, और इन क्रोमोसोम्स के बने हुए हैं पेयर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि पेयर में प्रेजेंट है, पेयर कितने हैं? 23 पेयर है, 23 पेयर है, ठीक है। अब इनमें से एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक्चुअल में ये 23 ऐसे नहीं होता, ये 23 होता है 22 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्लस या तो XX होगा या फिर XY होगा, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो 22 पेयर तो कंफर्म कह सकते हैं हम लोग होमोलोगस हैं, ठीक है, यानी एक पेयर में दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के होमोलोगस हैं, समझ रहे हो, क्लियर है ना। तो एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस होते हैं। अब देखो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, समझने के लिए, जैसे
ये एक पेयर है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, और ये दूसरा पेयर है। ये दूसरा पेयर है। तो देखो, एक पेयर, दूसरा पेयर। अब इस पेयर को मैं क्या कह सकता हूं, इस पेयर के दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हैं, ठीक है, आपस में होमोलोगस है, और इस पेयर के दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हैं। इस पेयर के दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हैं, समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये दोनों भी होमोलोगस हैं, ये दोनों भी होमोलोगस हैं। बट अगर मैं बात करूं कि ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, तो ये दोनों क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस हैं, नॉन होमोलोगस हैं, समझ रहे हो ना, क्लियर है, समझ गए। एक होमोलोगस, एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस, एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस, बट दोनों को अलग अलग लें तो दोनों नॉन होमोलोगस हैं, ठीक है। ये देखो मैं बता रहा हूं पोजीशन एलील की। तो देखो हम लोगों ने कहा था सिस्टर क्रोमेटिड्स में डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए की फॉर्म ही तो है जीन, डीएनए का ही तो बना हुआ है जीन। अब देखो जीन कैसे प्रेजेंट होगा, अब हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल टर्म्स दे करके, जैसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहां देखो, अब ये चीज समझ आई। मैं बता रहा हूं कि जीन है इन सिस्टर क्रोमेटिड्स में प्रेजेंट, और जीन की फॉर्म होती है एलील। तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था ना जीन की दो फॉर्म को, एलील को। तो देखो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, जीन की दो फॉर्म कैसे होती है। अगर होमोलोगस पेयर में किसी जीन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो होमोलोगस पेयर के सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे, तभी उन्हें एलील माना जाएगा, और एलील माना गया तभी वो जीन बनाएंगी, दो फॉर्म मिलकर के जीन बनाएंगी। अब देखो समझने की कोशिश करना, जैसे ये है, जैसे ये पेयर है, ठीक है, ये ऊपर वाले एलील का पेयर है, ठीक है। इनको एलील कब कहेंगे, जब लोकस सेम है ना, लोकस दोनों का लोकस सेम, और लोकस में रिप्रेजेंट किए गए जो फॉर्म है, ठीक है, जो जीन की फॉर्म है वो भी सेम है, तब इन्हें हम लोग कहेंगे एलील। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, दोनों कैपिटल है, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, जस्ट एक जैसे सेम है दोनों आपस में, तो इन्हें मैं कहूंगा ये होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस हैं, ठीक है। और कैपिटल में है तो कैपिटल में हम लोग बताते हैं डोमिनेंट को, डोमिनेंट, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर है, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है, समझ रहे हो ना, क्लियर है। पहली चीज तो ये, तो यहां तक तो क्लियर हुई ना कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्लियर है। अब देखो इसी तरह मैं बताऊं सेकंड वाला अपना कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो देखो कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला पेयर, ये जोड़ा किस तरह का होगा, ये दोनों का लोकस तो सेम है, दोनों हैं भी बी, दोनों हैं भी बी, मतलब जो जीन यहां प्रेजेंट है उसकी फॉर्म सेम है, ठीक है, उसकी फॉर्म सेम है, समझ रहे हो, जो जीन प्रेजेंट है उसकी फॉर्म सेम है, बी जीन है, बी की फॉर्म सेम है, ठीक है, कैपिटल बी है स्मॉल बी है तो बी ना, ये थोड़ी यहाँ बी है यहाँ डी होगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो देखो ये फॉर्म सेम है, बट एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये होता है एलील तो है ये, ठीक है, ये दोनों एलील तो हैं, बट हैं कैसी एलील, ये हेट्रोजाइगस एलील है,
हेट्रोजाइगस एलील है। ठीक है, हेट्रोजाइगस में कोई डोमिनेंट रिसेसिव नहीं होता, हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, अब इसी तरह सी कैपिटल है दोनों, तो एक ही तरह आगे ना ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, तो 2 बार लिखेंगे नहीं हम लोग। फिर आते हैं डी पे। डी को क्या कहेंगे? डी दोनों स्मॉल हैं और दोनों एक जैसे हैं, तो लोकस भी सेम है, लोकस भी सेम है और फॉर्म भी सेम है। ठीक है, जिनकी फॉर्म भी सेम है, तो इन्हें हम लोग कहेंगे ये एलील हैं। बट कैसे एलील हैं? कैसे एलील हैं होमोजाइगस ही, बट स्मॉल आगे कैपिटल में नहीं लिखे, तो मैं कहूंगा ये हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव। क्लियर है? होमोजाइगस डोमिनेंट एलील होती है, होमोजाइगस रेसेसिव एलील होती है, हेट्रोजाइगस एलील होती है। समझ गए? इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है ना? समझ रहे हो? चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो थी एलील होती कैसे हैं। अब अगर एलील नहीं होती तो किस तरह नहीं होती, वो समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, फिर समझते हैं। तो देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ टी। ठीक है, तो हम लोग देखो इसको कैसे कहेंगे। लोकस तो है, लोकस सेम है, बट दोनों फॉर्म अलग अलग होंगी, दोनों अलग अलग फॉर्म होगी ना। एक क्यू है, एक टी है, तो चाहे कैपिटल स्मॉल कैसे भी हो, मैच तो कर ही नहीं रहे, तो इन्हें हम लोग कहेंगे ये नॉन एलेलिक है, नॉन एलेलिक, नॉन एलिलोमॉर्फ या नॉन एलील है। एलील नहीं है ये, नॉन एलेलिक हैं। ठीक है, एक होमोलोगस पेयर में अगर सेम लोकस पे सेम जीन की फॉर्म ना प्रेजेंट हो तो वो नॉन एलेलिक होते हैं। ठीक है, एलील नहीं बनती वहां। अब इसी तरह अगर मैं कहूं कि इसका डी और इसका आर दोनों क्रोमोसोम नजदीक नजदीक हैं, ठीक है, 2 पेयर नजदीक नजदीक हैं, इसका क्रोमोसोम का डी और इसका आर, लोकस सेम है, बट अगर यहाँ डी भी होता ना, यहाँ भी डी होता, तो भी ये एलील नहीं बनते, क्योंकि एलील एक होमोलोगस पेयर में ही बनेगी, 2 होमोलोगस पेयर के बीच में नहीं बनेगी। यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सेम लोकस पे सेम जीन की फॉर्म प्रेजेंट होना एलील नहीं कहलाती। ठीक है, एलील क्या होती है? एक होमोलोगस पेयर में सेम लोकस पे जीन की सेम फॉर्म प्रेजेंट होना एलील कहलाती है। ए है तो ए ही होना चाहिए, वो डिफरेंस आ जाता है स्मॉल और कैपिटल में। अगर दोनों कैपिटल हो तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, अगर दोनों स्मॉल हो तो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, एक कैपिटल एक स्मॉल होगा तो हेट्रोजाइगस होगा। समझ रहे हो? क्लियर है? ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एलील को। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। ये एलील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। हो गया? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये बात हुई 5th टर्मिनोलॉजी एलील की, क्योंकि एलील अब तुम्हें काफी बार सुनने को मिलेगा आगे। समझ रहे हो? चलो, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। जीन की फॉर्म होती है एलील, और कौन सी फॉर्म को एलील कहेंगे? जब उस फॉर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर में सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे, तब उसे एलील कहेंगे। समझ रहे हो? क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो यूज होती है, हमें काफी बार सुनने को मिलती है, वो है टर्म 6th। इसे कहा गया है हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर या फिर हेटेरोसिस, हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर। ये क्या होता है? हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस क्या होता है? तो देखो, ये होता है सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड
हाइब्रिड प्रोजेनी ओवर पेरेंट्स से भी ज्यादा सुपीरियर होना हाइब्रिड प्रोजेनी का, वो हाइब्रिड वगैरह हेटेरोसिस कहलाती है। क्लियर है? कैसे हाइब्रिड कैसे बनाए जाते हैं? तो देखो हाइब्रिड क्या होता है, ए और बी दो अलग अलग कैरेक्टर को मिलाया गया और इससे एक नया ही कैरेक्टर पैदा हो गया सी, जिसमें दोनों तरह के गुण हैं, तो इसको कहा जाता है संकर या फिर हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड, समझ रहे हो ना? तो ये हाइब्रिड वैरायटी होती है, हाइब्रिड विगर बोलते हैं, हेटेरोसिस, जिसमें हाइब्रिड दोनों के कैरेक्टर लेके दोनों से सुपीरियर होता है, पेरेंट्स से सुपीरियर होता है, तो ये है वो हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड प्रोजेनी, हाइब्रिड प्रोजेनी। क्लियर है? समझ गए? चलो ये हुआ 6th टर्म। अब नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी और यूज की जाती है, एक टर्मिनोलॉजी और सुनने को मिलती है हमें, वो क्या है, मैं बात करता हूँ 7th की। 7th है फिनोकॉपी, 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 थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। फिनोकॉपी, पहले ये हाइब्रिड वाला ही निपटाते हैं। ए और बी ये थे पेरेंट्स, इन दोनों के कैरेक्टर को मिलाया गया और बना एक सुपीरियर हाइब्रिड, जिसको कहा हम लोगों ने सी। ठीक है, अपने वाला नहीं, इंग्लिश वाला सी, समझ रहे हो? तो ये क्या है, ये है हाइब्रिड प्रोजेनी, हाइब्रिड प्रोजेनी जो सुपीरियर होगी, समझ रहे हो? चलो अब बात करते हैं फिनोकॉपी की। फिनोकॉपी क्या होता है? फिनोकॉपी क्या होता है? फिनोकॉपी होता है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम फिनोटाइप, सेम फिनोटाइप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम फिनोटाइप बाय organism having different जीनोटाइप। दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है, फिर भी वो सेम फिनोटाइप, मतलब उनका जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, समझ गए? जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, फिर भी वो दोनों ऐसे हैं कि उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस एग्जैक्ट सेम है, एक जैसी दिख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस केस को बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की फिनोकॉपी है, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस को कॉपी कर रही है, फिनोकॉपी है। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसका एग्जाम्पल लो, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से समझ आएगा और याद भी रहेगा। एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट लिया, ठीक है, प्लांट लिया जो जेनेटिकली ड्वार्फ था, ठीक है, जो ड्वार्फ था, ये स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया ना, हाइट का कैरेक्टर टी से रिप्रेजेंट किया था, टॉल और ड्वार्फ, तो ये क्या है, ये ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ है। अब इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसके साथ कांटेक्ट करवा दिया जिब्रेलिक एसिड का, जिब्रेलिक एसिड के कांटेक्ट में ला दिया इसे, या फिर इसे दे दिया गया जिब्रेलिक एसिड, अगर मैं मोर करेक्ट कहूं तो इसे जिब्रेलिक एसिड दिया गया। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, जिब्रेलिक एसिड ड्वार्फ प्लांट में, जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट में भी शूट इलोंगेशन का काम करता है और इसको बना देता है टोल। ठीक है,
टोल विद जेनेटिक मेकअप स्मॉल टी। ठीक है, तो इस टोल के फिर जब सीड्स आएंगे, इस टोल प्लांट के जब सीड आएंगे और उनको ग्रो करवाया जाएगा, उनको ग्रो करवाया जाएगा, तो उनसे पैदा होने वाले प्लांट फिर से ड्वार्फ होंगे। समझ रहे हो ना, ये खेल समझ आया सारा। देखो प्लांट था, टोल था, सॉरी ड्वार्फ था, टोल क्या, स्मॉल टी है, ड्वार्फ प्लांट था जेनेटिकली, जिब्रेलिक एसिड दिया, टोल हो गया। ठीक है, टोल हो गया जस्ट दिखने में, यानी फिनोटाइप कैपिटल टी जैसा हो गया, जबकि जेनेटिक मेकअप तो जीनोटाइप तो स्मॉल टी है ना। अब देखो कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी जैसा फिनोटाइप हो गया, कैपिटल टी नहीं हुआ। फिर इसके सीड्स को कोई बोएगा, बहकावे में आ जाएगा, देख के लगेगा कि ये तो चलो हाइट वाले प्लांट के सीड हैं, बोएंगे तो अच्छी हाइट वाले प्लांट मिलेंगे। उन्हें क्या पता जिब्रेलिक एसिड देख करके लंबा किया हुआ है, ठीक है, प्लांट। तो देखो ये सीड्स को बोएंगे तब पैदा होने वाला प्लांट फिर से ड्वार्फ होगा, बोना ही होगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। चलो ये बाहर जा रहा है शायद, ड्वार्फ है ना। तो देखो सीड्स को करवाएंगे ग्रो, ठीक है, सीड्स को करवाएंगे ग्रो, और इससे जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो होगा ड्वार्फ, जेनेटिकली ड्वार्फ। ठीक है, समझ गए। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इस चीज से क्या पता चलता है कि कोई भी अगर फिनोटाइप हो, या फिर मैं कहूं कि जैसे अपीयरेंस हो, वो किस तरह से कंट्रोल होती है। फिनोटाइप को कंट्रोल कैसे किया जाता है, देखो यहां पॉइंट लिख लेते हैं। फिनोटाइप, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है ना, वो दो तरीके से कंट्रोल होता है। ठीक है, वो दो तरीके से कंट्रोल होता है। दो तरीके कौन कौन से, दो तरीके कौन कौन से, तो देखो एक तो ये कंट्रोल होता है जीनोटाइप से, एक तो ये कंट्रोल होता है जीनोटाइप से, एक ये कंट्रोल होता है एनवायरमेंटल कंडीशन से। इन्वायरमेंटल कंडीशन से, जैसे ये हुआ था, एग्जाम्पल है ना हमारे पास एनवायरमेंटल कंडीशन से, तो मैं लिखूंगा ये क्या है, कंट्रोल ऑफ फिनोटाइप, कंट्रोल्स ऑफ फिनोटाइप। दो तरह से हो सकता है, या तो जीनोटाइप कंट्रोल कर सकता है या एनवायरमेंटल कंडीशंस कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, या तो फिनोटाइप को जीनोटाइप कंट्रोल कर सकता है या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस कंट्रोल कर सकती हैं। समझ गए, क्लियर है। चलो ये था पॉइंट किस चीज से रिलेटेड, फिनोकॉपी से रिलेटेड। क्या होता है, देखो पहले हम लोगों ने देखा हाइब्रिड वगैरह हेटेरोसिस। ये क्या है कि हाइब्रिड प्रोजेनी सुपीरियर होगी हर कैरेक्टर में अपने पेरेंट्स से। ठीक है, समझ गए, तो उसको हाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, समझ लो, हेटेरोसिस या हाइब्रिड वगैरह बोलेंगे। नेक्स्ट फिनोकॉपी। फिनोकॉपी क्या होता है, जब दो अलग अलग जीनोटाइप के ऑर्गेनिजम्स सेम फिनोटाइप रिप्रेजेंट करने लग जाएं, उसको क्या कहते हैं, फिनोकॉपी। तो उन दोनों को एक दूसरे की फिनोकॉपी बताया जाता है। फिनोकॉपी का एग्जांपल हम लोगों ने देखा, प्लांट है, प्लांट की हाइट जेनेटिकली छोटी थी, ठीक है, पर उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, किससे, किससे इंट्रोड्यूस करवाया, जिब्रेलिक एसिड से, जो शूट ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, अब ये शूट को इलोंगेट कर देगा तो अपने आप टोल दिखेगा, टोल दिखेगा, हम बहकावे में आ जाएंगे, बीज बोएंगे, पता चलेगा प्लांट तो छोटा ही था, पता चला कि हम तो बुड़बक बन गए हैं, धोखा हुआ है हमारे साथ। तो क्या कर सकते हैं, अपनी गलती है ना, जेनेटिक्स नहीं आती हमें। समझो, सीखो, हमारे डेली यूज में बहुत काम आएंगे ये सारे फैक्टर्स। क्लियर है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी। हो गया, चलो अब एक दो टर्म्स स्पेशल हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर टर्मिनोलॉजी खत्म और हम जेनेटिक्स के एरा डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स का डिवीजन डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स को अलग अलग एरा में डिवाइड किया गया है। ठीक है,
वो डिस्कस करते हैं। तो देखो इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स में एक दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कहा जाता है यूजेनिक्स। एक टर्म आती है यूथेनिक्स, और एक टर्म आती है यूफेनिक्स। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, ये तीन टर्म है। इन तीनों का मतलब क्या है? देखो, यूजेनिक्स का मतलब है इंप्रूवमेंट इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ ह्यूमंस बाय इम्प्रूविंग या फिर बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ जेनेटिक्स। यूजेनिक्स क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ का इंप्रूवमेंट किया जाए जेनेटिक्स के लॉ अप्लाई करके, जेनेटिक्स के लॉ इंप्रूव करके, उनको यूज करके, ठीक है। यूथेनिक्स क्या होता है? यूथेनिक्स होता है इंप्रूवमेंट इन लाइफ ऑफ ह्यूमंस बाय improving environmental कंडीशंस को इंप्रूव करके ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना यूथेनिक्स कहलाता है। समझ रहे हो? क्लियर है? अब बात आती है यूफेनिक्स क्या होता है। यूफेनिक्स देखो, यूफेनिक्स का मतलब है इंप्रूवमेंट इन लाइफ ऑफ ह्यूमंस बाय यूजिंग आरडीटी को यूज करके ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना क्या कहलाता है? यूफेनिक्स कहलाता है, ठीक है। अब ये आरडीटी का होता है ससुरा, हमका तो आ ही नहीं पता। तो देखो आरडीटी क्या होता है? आरडीटी होता है, पहले मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, ज्यादा ऊपर चला गया। देखो हम बात कर रहे हैं यूफेनिक्स की, ठीक है। अब देखो आरडीटी क्या होता है? आरडीटी का मतलब होता है रिकम्बिनेशन या रिकम्बिनेंट या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी, समझ रहे हो? इसका यूज करके ह्यूमंस की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना यूफेनिक्स कहलाता है। ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, तीनों पे क्वेश्चन बने हैं, पूछे गए हैं। क्या क्या है? यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, जेनी थेनी फेनी, याद रख लो, चेनी खेनी, समझ रहे हो? जेनी थेनी फेनी, जेनिक्स थेनिक्स फेनिक्स, आगे यू लगा दो। जेनिक्स का मतलब जेनेटिक लॉ को इंप्रूव करके या अप्लाई करके ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना, समझ रहे हो? थेनिक्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस को इंप्रूव करके, समझ रहे हो? थेनोस वाला काम है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को इंप्रूव करो, ठीक है। पॉपुलेशन घटाओ, फिर ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में
इंप्रूवमेंट होगा, जो बचेंगे वो अच्छी तरह जी पाएंगे, फूड सोर्स अच्छा अवेलेबल होगा, सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट यूफेनिक्स। फेनिक्स का मतलब क्या है? फेनिक्स का मतलब है इंप्रूवमेंट करना ह्यूमन बींग्स की लाइफ में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके, समझ रहे हो, यानी डीएनए रिकम्बिनेशन जो होता है उसे यूज करके। क्लियर है? ये क्या होता है, ये इसके लिए हमारे पास पूरा एक चैप्टर पड़ा है बायोटेक का, हम वो पढ़ेंगे सारा का सारा। ठीक है, समझ रहे हो? इस चैप्टर में बस इतनी डिटेल बहुत है इसकी। आज इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।